देता है। कमीला तुरंत अगला स्टेप एग्जीक्यूट करती है। वह रडार जैम करने वाला ड्रोन रिलीज करती है और पैसेंजर प्लेन से डिस्टेंस बढ़ा लेती है। अब दोनों प्लेन्स पूरी तरह कंट्रोल में होते हैं। कैप्टन पैसेंजर्स को इमरजेंसी लैंडिंग की अनाउंसमेंट करता है। कैबिन में हलचल होने लगती है और लोग घबरा जाते हैं। इसी बीच बॉडीगार्ड्स भी एक्टिव हो जाते हैं और सस्पिशियस मूवमेंट शुरू कर देते हैं। कार्गो होल्ड में मैग्नस अपना काम शुरू करता है। वह कंट्रोल पैनल पर बटन्स दबाने लगता है, लेकिन कुछ देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। हर किसी की सांस अटक जाती है। अगर सिस्टम फेल हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। अचानक अगले ही पल सेफ अनलॉक हो जाता है। मैग्नस राहत की सांस लेता है और तुरंत पासवर्ड क्रैक करने लगता है। गोल्ड तक पहुंचने का रास्ता खुल चुका होता है, लेकिन तभी एक बॉडीगार्ड को कुछ गड़बड़ नजर आती है। वह तुरंत अलर्ट हो जाता है। बिना वक्त गंवाए कैबिन के अंदर फाइट शुरू हो जाती है। पैसेंजर्स चीखने लगते हैं और केओस फैल जाता है। इसी दौरान कैप्टन को भी कैबिन से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह स्थिति समझते ही नियरेस्ट एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला ले लेता है। प्लेन तेजी से नीचे उतरने लगता है। प्लेन जैसे ही एल्प्स के एयरपोर्ट पर लैंड करता है, बॉडीगार्ड साइरस को गन पॉइंट पर कार्गो होल्ड में ले जाते हैं। वे गोल्ड चेक करने का आदेश देते हैं और तुरंत लार्स को कॉल करके सिचुएशन रिपोर्ट करते हैं। लार्स शांत रहता है और सब सुनता है। बॉडीगार्ड उसे बताता है कि प्लेन एल्प्स के एयरपोर्ट पर उतरा है, लेकिन रॉबर्ट्स ने एक बैकअप प्लेन भी तैयार कर रखा है। लार्स ठंडे दिमाग से अपने आदमियों को गोल्ड और रॉबर्ट्स दोनों सीज करने का आदेश देता है। बॉडीगार्ड साइरस, एबी और कमिला को प्लेन से नीचे उतारते हैं। कमिला के पास खुद को समझने का भी समय नहीं होता और वह भी प्रिजनर बन जाती है। अब सिचुएशन पूरी तरह उलट चुकी होती है। गोल्ड को शिफ्ट करने की तैयारी होती है। गन सिर पर रखकर कमिला को बैकअप प्लेन उड़ाने के लिए मजबूर किया जाता है। आसमान में एक बार फिर टेंशन भर जाती है। CIA हेडक्वार्टर्स में बैठे सीनियर्स को भी एहसास हो जाता है कि एबी और उसकी टीम सीरियस ट्रबल में है। तुरंत ट्रैकिंग ऑर्डर जारी किया जाता है और सैटेलाइट्स एक्टिव कर दिए जाते हैं। बैकअप प्लेन धीरे धीरे टेक ऑफ करता है। उसी पल कमिला सीक्रेटली सिग्नल भेजती है। साइरस सिग्नल समझ जाता है और एबी से सीट बेल्ट बांधने को कहता है। अगले ही सेकंड प्लेन वायलेंटली शेक करता है। जिन बॉडीगार्ड्स ने सीट बेल्ट नहीं बांधी होती वे फ्लोर पर गिर जाते हैं। केओस फिर से फैल जाता है। लीड बॉडीगार्ड किसी तरह खड़ा होकर कमिला से पूछता है कि प्लेन क्यों हिल रहा है। कमिला कामली जवाब देती है कि गोल्ड का वजन बहुत ज्यादा है। बॉडीगार्ड को शक तो होता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता। असल में कमिला प्लेन की एक्सटर्नल स्टेल्थ लेयर को गिरा देती है। इसका मकसद CIA को रेडार पर दिखाई देना होता है। कुछ ही देर में CIA प्लेन डिटेक्ट कर लेती है। CIA तुरंत 2 F-35 फाइटर जेट सपोर्ट के लिए भेज देती है, लेकिन तभी एक ऑफिसर सीनियर को याद दिलाता है कि उनके पास लार्स के खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। सीनियर कुछ देर सोचता है और नेटो से कांटेक्ट करने का फैसला लेता है। टेररिस्ट थ्रेट का बहाना बनाकर प्लेन शूट डाउन करने की परमिशन मांगी जाती है। एबी की जान की परवाह भी नहीं की जाती। बॉडीगार्ड्स को लगता है कि यह सिर्फ एम्प्टी थ्रेट है। कैमिला प्लेन को आगे उड़ाती रहती है। बाहर फाइटर जेट्स मिसाइल्स रेडी करके फाइनल 60 सेकंड्स का काउंटडाउन शुरू कर देते हैं। पैसेंजर कैबिन में साइरस एक आखिरी दांव सोचता है। वह रिमोट कंट्रोल एक्टिवेट करता है। स्टील पाइप्स अचानक बाहर निकलती हैं और बॉडीगार्ड्स को जोर से जमीन पर पटक देती हैं। स्थिति एक बार फिर पलट जाती है और अब कंट्रोल वापस साइरस की टीम के हाथ में आने लगता है। साइरस बॉडीगार्ड को काबू में करता है और एबी तुरंत रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। वह प्लेन के फ्यूजलेज पर LED की मदद से सिविलियन शब्द लिख देती है ताकि बाहर से साफ दिख सके। यह एक आखिरी कोशिश होती है खुद को बचाने की। उसी समय कॉकपिट में कमिला प्लेन को अचानक अपसाइड डाउन घुमा देती है। नेटो के फाइटर जेट्स ये देखकर हमला रोक देते हैं, लेकिन प्लेन बहुत तेजी से एल्टीट्यूड खोने लगता है और सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। एबी इस मौके का फायदा उठाती है और रिमोट से कार्गो होल्ड का दरवाजा खोल देती है। साइरस से जूझ रहा बॉडीगार्ड संतुलन खो देता है और सीधे खुले आसमान में गिर जाता है। एक सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाता है। इसके बाद साइरस और एबी कॉकपिट की तरफ भागते हैं। वहाँ कैमिला अभी भी एक बॉडीगार्ड से लड़ रही होती है। तीनों मिलकर किसी तरह उसे भी काबू में कर लेते हैं, लेकिन अब प्लेन पूरी तरह डैमेज्ड हो चुका होता है। साइरस पायलट सीट पर बैठता है और पूरी ताकत से प्लेन को ऊपर खींचने की कोशिश करता है। तभी फ्यूजलाज का एक हिस्सा टूटकर टेल फिन से टकरा जाता है। प्लेन अब पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अब इमरजेंसी लैंडिंग के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। साइरस जल्दी से नीचे देखता है और एक हाईवे की तरफ प्लेन मोड़ देता है। ये फैसला जान बचाने के लिए लिया जाता है। प्लेन तेज रफ्तार में नीचे उतरता है और जमीन से टकराते ही फिसलने लगता है। प्लेन कंट्रोल से बाहर होकर सीधे लार्स की लग्जरी विला की तरफ बढ़ता है। विला में बैठा लार्स और गोल्ड रिसीव करने आई वुमन ये देखकर घबरा जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। सड़क के दोनों तरफ लगे पेड़ प्लेन की रफ्तार को कम कर देते हैं। प्लेन टूटता हुआ विला के सामने आकर रुक जाता है। जोरदार आवाज के साथ सब कुछ शांत हो जाता है। साइरस, एबी और कमिला टूटे हुए प्लेन से बाहर निकलते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मची होती है। उसी जगह 10 टन गोल्ड जमीन पर बिखरा पड़ा होता है। गोल्ड काउंट करने आई वुमन को अचानक मैसेज मिलता है कि डील में एक इन्फॉर्मेंट मौजूद है।
है। वह तुरंत ट्रांजैक्शन रोकने का फैसला करती है। उसे शक हो जाता है कि कुछ बड़ी गड़बड़ है। वुमन ये भी समझ जाती है कि तीनों में से कोई एक पुलिस ऑफिसर है। वह कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की तैयारी करती है, लेकिन लार्स को ज्यादा बातों में भरोसा नहीं होता। वह बिना सोचे समझे 2 गोलियां चला देता है। वुमन वहीं गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। लार्स के चेहरे पर कोई भाव नहीं होता, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि पैसेंजर प्लेन के कैमरा से माई का बेटा ये सब रिकॉर्ड कर चुका होता है। जब लार्स गुस्से में पूछता है कि पुलिस ऑफिसर कौन है, तब साइरस आगे बढ़कर सामने आता है। लार्स गन उठाकर उसे मारने ही वाला होता है। तभी अचानक पुलिस फोर्स वहां पहुंच जाती है और चारों तरफ से घेर लेती है। लार्स घबराकर साइरस और उसकी टीम पर इलीगल ट्रेसपासिंग का आरोप लगाने लगता है। वह खुद को बचाने की कोशिश करता है। सिचुएशन कुछ ही पलों में पूरी तरह बदल जाती है। साइरस पुलिस को पूरी कहानी बताता है कि कैसे गोल्ड स्मगलिंग हो रही थी और कैसे मर्डर किया गया। उसी समय फ्यूसलाज पर प्रोजेक्टेड फुटेज में लार्स द्वारा की गई हत्या का सबूत दिखाया जाता है। अब लार्स के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। वह सिर झुकाकर अपना जुर्म कबूल करता है। उसका पूरा खेल वहीं खत्म हो जाता है। कुछ ही देर बाद CIA की टीम भी वहां पहुंच जाती है। एबी सब कुछ देखकर अंदर से टूट चुकी होती है। साइरस ये समझ जाता है कि अब उसे यहाँ से निकलना होगा। कमिला एक बोट तैयार करती है और साइरस उसके साथ निकलने की तैयारी करता है। एबी अपने सीनियर से पूछती है कि क्या नेटो को प्लेन गिराने का आदेश उसी ने दिया था। जवाब उसे पहले से पता होता है। गुस्से में एबी अपने सीनियर को एक पंच मारती है। फिर वह अपना बैट जमीन पर फेंक देती है और CIA से रिजाइन कर देती है। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति होती है। इसके बाद एबी बिना पीछे देखे ओसाइरिस की बोट पर चढ़ जाती है। अब उसका रास्ता पूरी तरह बदल चुका होता है। कहानी अब अपने आखिरी और सबसे चौंकाने वाले मोड़ की तरफ बढ़ती है। बोट आगे बढ़ती है और पीछे केओस धीरे धीरे दूर होता जाता है। साइरस एबी को शांत करने की कोशिश करता है। समुद्र की हवा उनके चेहरों से टकरा रही होती है और पहली बार एबी को लगता है कि वह सच में आजाद है। साइरस उससे कहता है कि अब उसे पूरी सच्चाई जाननी चाहिए। साइरस एबी को बताता है कि यह मिशन शुरू से ही CIA के लिए नहीं था। एबी ये सुनकर चौंक जाती है। वह समझती थी कि गोल्ड CIA के हाथ में जाएगा, लेकिन साइरस मुस्कुराकर कहता है कि उसने कभी CIA पर भरोसा नहीं किया। साइरस समझाता है कि ब्रसल्स में जब हैरी को रिक्रूट किया गया था, तभी असली प्लान एग्जीक्यूट हो चुका था। उसी समय मैग्नस ने असली गोल्ड को फेक गोल्ड से रिप्लेस कर दिया था। असली गोल्ड आयरन बार्स से ढका हुआ था, जिन पर सिर्फ गोल्ड पेंट लगा था। ये फेक गोल्ड क्रेट्स स्विस एयर कार्गो प्लेन से भेज दिए गए थे। पैसेंजर प्लेन में जो ड्रामा हुआ वह सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए था। CIA और लार्स दोनों का फोकस उसी प्लेन पर था। असल में मैग्नस दूसरे प्लेन का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सही मोमेंट आया, क्रेट्स को मिड एयर स्वैप कर दिया गया। ये सबसे रिस्की हिस्सा था, लेकिन प्लान परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ। साइरस बताता है कि इंजीनियर लूक का भागना भी ड्रामा था। एबी को लगता था कि लूक डर गया है, लेकिन सच यह था कि लूक को साइरस ने एक बहुत जरूरी काम सौंपा था। लूक का काम था यह इंश्योर करना कि असली गोल्ड सेफ तरीके से वाटर में उतारा जाए। गोल्ड को स्पेशली डिजाइंड कंटेनर में सील किया गया था, जो वाटर में सिंक नहीं करता। जब CIA और पुलिस ग्राउंड पर स्क्रैप मेटल से भरे क्रेट संभाल रहे थे, तब असली गोल्ड पहले ही समुद्र में सुरक्षित छुपा दिया गया था। CIA को बदले में सिर्फ बेकार लोहा मिला। एबी ये सब सुनकर जोर से हंस पड़ती है। उसे यकीन नहीं होता कि इतने बड़े लेवल पर CIA को मैनिपुलेट किया गया। उसे समझ आ जाता है कि साइरस की टीम ने शुरू से एंड तक हर चाल खुद कंट्रोल की थी। साइरस साफ शब्दों में कहता है कि उनकी टीम कभी किसी सिस्टम के लिए काम नहीं करती। वे सिर्फ खुद पर भरोसा करते हैं। यही वजह है कि एबी को मिशन में शामिल किया गया था। टीम के बाकी मेंबर्स भी पहुंच जाते हैं। सब एक दूसरे को गले लगाते हैं। इतने दिनों बाद पूरी टीम फिर से एक साथ होती है। हर किसी की आंखों में खुशी और सुकून होता है। एबी अब ऑफिशियली इस टीम का हिस्सा बन चुकी होती है। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं होता, सिर्फ एक्साइटमेंट और आजादी की चमक होती है। साइरस एबी को एक रिमोट कंट्रोल पकड़ाता है। वह कहता है कि अब आखिरी स्टेप उसका है। एबी बिना कुछ पूछे रिमोट का बटन दबा देती है। समुद्र की सरफेस हिलने लगती है। धीरे धीरे पानी के नीचे से मेटल कंटेनर्स ऊपर आने लगते हैं। कुछ ही सेकंड्स में 10 टन गोल्ड पानी से बाहर दिखाई देने लगता है। एबी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह गहरी सांस लेती है और अपने अंदर एक अजीब सी राहत महसूस करती है। उसे लगता है जैसे उसके अंदर का बोझ पूरी तरह उतर गया हो। साइरस उसे देखता है और हल्की सी मुस्कान देता है। टीम के सभी लोग गोल्ड को देखते रहते हैं, जो पानी से बाहर निकल चुका होता है। 10 टन सोना उनके सामने होता है और उसकी कीमत $500 मिलियन होती है। ये वही गोल्ड होता है जिसके लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी। एबी कुछ पल तक चुप रहती है और फिर उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है, जहां हर दिन रूल्स और ऑर्डर्स में बीतता था। अब उसे लगता है कि उसने सही फैसला लिया है। साइरस साफ साफ कह देता है कि उसने गोल्ड चुराने की बात एबी से जानबूझकर छुपाई थी। अगर वह पहले जान जाती तो CIA का दबाव उसे तोड़ सकता था। एबी यह बात समझ जाती है।